हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएनएम स्पेशल के एक नए वीडियो में। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा टॉपिक डॉट्स। तो डॉट्स क्या होता है? ये टीवी में दिया जाने वाला एक ट्रीटमेंट प्लान है जिसका की फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डॉट्स है, ये क्या है। तो ये टीबी के इलाज में मदद करने के लिए एक कार्यक्रम है। इस थेरेपी में पेशेवर लोग मतलब कि प्रोफेशनल लोग, मतलब कि नर्स या डॉक्टर, ग्राहकों को टीबी रोधी दवाओं की प्रत्येक खुराक निगलते हुए देखते हैं। मतलब कि ये इस कोर्स में ये डॉट ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो नर्स होते हैं वो पेशेंट को अपने सामने में दवाई खिलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि दवाई की प्रत्येक खुराक को निगलते हुए देखते हैं, मतलब सामने में दवाई खिलाना है। फिर इसका ये यहाँ पे है कि ये क्यों है, क्योंकि कई मरीज जिन्हें शिक्षित करने के बाद भी वह नियमित रूप से दवाई नहीं लेते हैं। अगर उनको बता भी दिया जाए कि हाँ आपको ऐसे ऐसे दवाई खाना है, तो वो बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो दवाई नहीं खाते हैं टाइम पे। फिर कौन? जो टीबी के सभी मरीज होते हैं उन सभी को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर क्या? तो इसमें ऑब्जर्वर जो है, यानी कि जो पर्यवेक्षक यानी कि जो ऑब्जर्वर होता है और मरीज को गोलियां निगलने में मदद करता है। मतलब कि मरीज को उसके सामने में दवाई खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे इसका मतलब कि ये डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये सामने में दवाई डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं हम मरीज को दवाई खाते हुए। ऐसा नहीं कि हम दवाई दे के चले जाते हैं हाँ खा लेना, ऐसे नहीं करते। फिर कहाँ? तो ये कहीं भी खिलाया जा सकता है दवाई। ठीक है, फिर ये कौन करता है? तो ये स्वास्थ्य कर्मी करते हैं या नर्स करते हैं। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है। फिर इसमें 2 चरण शामिल हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2 चरणों की बात करें तो सबसे पहला होता है गहन चरण और दूसरा होता है निरंतरता चरण। तो गहन चरण मतलब कि इंटेंसिव फेज और निरंतरता चरण मतलब कि कंटिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज मतलब कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति को की प्रत्यक्ष देखरेख में 2 से 3 महीने के लिए दवाई खिलाया जाता है। फिर कंटिन्यूअस में 1 सप्ताह के लिए दवाई के साथ मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बी पैक दिया जाता है, जिसकी पहली खुराक जो है पर्यवेक्षण यानी कि ऑब्जर्वर की दृष्टि में लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बी पैक क्या होता है कि एक ही पत्ता होता है दवाई का, इसमें बहुत सारी दवाइयां होती है। उन सारी दवाइयों को एक ही साथ खाना होता है। वो डोज के हिसाब से होता है कि एक पत्ता एक दिन में खाना है, ऐसे करके डोज बना हुआ रहता है। जो पहला डोज होता है वो डॉक्टर या नर्स खुद के सामने में दिलवाती है मरीज को कि आपको ऐसे खाना है। ये होता है कंटिन्यूस में। फिर इसके बाद हम दवाई की बात करें कि इसमें कौन कौन से दवाइयों का यूज किया जाता है। तो इसमें दवाई यूज किया जाता है 3 तरह की कौन कौन सी दवाइयां होती है? पहला होता है प्रथम पंक्ति औषधि, दूसरा होता है दूसरी पंक्ति औषधि और नई दवाएं। प्रथम पंक्ति जो ज्यादातर इलाज होता है ना, वो ज्यादातर इन्हीं दवाइयों के ऊपर होता है। डॉट्स में ज्यादातर यही दवाइयों पे होता है, तो ये दवाइयां आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले होता है रिफाम्पिसिन, फिर आइसोनियाजाइड, फिर पायराजिनामाइड, इथाम्बुटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये होता है। दूसरी पंक्ति की दवाइयों में हम देखें तो दूसरी पंक्ति की दवाइयों में क्या हो जाएगा? कानामाइसिन, इथियोनामाइड, पैराएमिनो सैलिसिलिक एसिड और थियोसेटाजोन। और फिर नई दवाइयां जो नॉर्मल दवाइयां हैं वो है ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लिथ्रोमाइसिन और फिर एजिथ्रोमाइसिन। तो ये दवाइयां होती है। ठीक है, और अगर आपको इसको याद रखना है तो जैसे कि अगर याद रखने की बात है तो इसका शॉर्टकट होता है, ये जो है इसका शॉर्टकट होता है राइप्स, RIPE और S। तो R से हो जाएगा रिफाम्पिसिन, I से आइसोनियाजाइड, P से पायराजिनामाइड, फिर E से इथाम्बुटॉल और S से स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये राइप्स याद रख लीजिएगा तो आपको ये पहली पंक्ति वाली दवाइयां याद हो जाएगी। मेनली यही है जिसको कि याद रखना है। फिर जो ये है इसको अगर याद करना है तो इसका जो शॉर्टकट है वो है कैप्ट, KEP और T। ठीक है, तो K से हो जाएगा कैनामाइसिन, फिर E से इथियोनेमाइड, फिर P से पैराएमिनो सैलिसिलिक एसिड और T से थियोएसिटाजोन। तो ये हो जाएगा कैप्ट को याद रख लीजिएगा तो आपको ये दूसरी पंक्ति की दवाइयां हो जाएगी। तीसरी को याद रखने के लिए कोई बहुत बड़ी दवाइयां नहीं है, नॉर्मल सी दवाइयां हैं जो सभी को पता होगी। जैसे कि 2 सीन वाली है, 2 सीन वाली कौन कौन सी? ओफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन। और 2 माइसिन वाली है, क्लिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। तो ये हो जाएगा जो कि नॉर्मल एंटीबायोटिक है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जो दवाइयां होती है ना इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि आइसोनियाजाइड को हम लोग INH बोलते हैं। ठीक है, INH बोलते हैं। ठीक है, और इसका H होता है सिंबल। तो ये H सिंबल आपको याद रखना है। ठीक है,
और फिर जो एक और होता है, आर से हो जाएगा रिफाम्पिसिन, जेड से पायराजिनामाइड, ई से इथाम्बुटॉल और एस से हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये हो गया। और अब हम देखेंगे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो 2 लिखा हुआ है आगे में, इसका मतलब होता है कि कितने मंथ के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये मंथ यानी कि यहाँ 2 मंथ के लिए है दवाई। फिर HRZE मतलब कि चारों दवाइयाँ चलेगी, ये H भी चलेगा, R भी, Z भी और E भी। ठीक है, और ये 3 जो है ये है कि हफ्ते में कितने बार खाना होता है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो रोज डेली 1-1 खाना है, और अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हफ्ते में 3 बार खाना है। ये डोज लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2 यहाँ पे मंथ है, ये 2 यहाँ पे मंथ है, ये 4 दवाइयाँ हैं और 3 है ये डोज है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो पेशेंट होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है कैटेगरी 1 रेड, दूसरा होता है कैटेगरी 2 ब्लू और तीसरा होता है कैटेगरी 3 ग्रीन। जो इसमें कौन कौन से पेशेंट आते हैं, तो जो रेड कैटेगरी होता है इसमें ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका कि जो स्पुटम सीमर टेस्ट होता है जिससे कि हम लोग टीबी का पता लगाते हैं, जिनका वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है वो पेशेंट, और जिनका टेस्ट निगेटिव आता है पर वो अगर सीरियसली इल है यानी कि बहुत सीरियस बीमार है तब वो पेशेंट। ठीक है, और तीसरे पेशेंट वैसे पेशेंट आएंगे जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है, जिनको कि लंग्स में नहीं होता है टीबी लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, तो वो पेशेंट भी आएंगे कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 रेड होता है, रेड सिग्नल से आपको पता ही चल रहा होगा कि बहुत खतरे वाले पेशेंट, तो जो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे वो पेशेंट आते हैं। फिर अगर कैटेगरी 2 को छोड़ते हैं, अभी पहले 3 को देखते हैं। तो 3 की बात करें तो कैटेगरी 3 में क्या आता है कि ऐसे लोग जिनका स्पुटम सीमर निगेटिव आया है और वो ज़्यादा सीरियसली इल भी नहीं है, और दूसरा वैसे पेशेंट जिनको कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है मतलब कि जिनको लंग्स में नहीं है टीबी और वो ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, यानी कि ग्रीन में ज़्यादा सीरियसली पेशेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, और अगर कैटेगरी 2 की बात करें, कैटेगरी 2 ब्लू होता है, इसमें नॉर्मली वैसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने कि अपना ट्रीटमेंट आधे में ही बंद कर दिया था, मतलब आधा ट्रीटमेंट उन्होंने दवाई ली उसके बाद फिर छोड़ दी दवाई, वैसे पेशेंट, या फिर जिनका ट्रीटमेंट फेल हो गया, जो ट्रीटमेंट कराए पहले लेकिन उनका ट्रीटमेंट काम नहीं किया, उनका टीबी खत्म नहीं हुआ, वैसे पेशेंट, या फिर डिफॉल्ट वाले पेशेंट। तो ये सारे पेशेंट जो है ये कैटेगरी 2 में आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रेजिमेन। रेजिमेन मतलब कि इसका इलाज में क्या क्या करते हैं। पहला 2 फेज होता है, एक इंटेंसिव फेज होता है और कंटिन्यूस फेज होता है। जो शुरुआत में हम लोग दवाई देते हैं इंटेंसिव फेज, मतलब कि उस टाइम बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इंटेंसिव फेज ले लेने के बाद दवाई थोड़ी सी कम कर दी जाती है ताकि जो है वो दिख सके, अच्छे से असर हो सके उसका। तो दवाई तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो रेजिमेन है कैटेगरी रेड का, ठीक है, रेड में हम सबसे पहले देते हैं 2HRZE3 यानी कि 2 महीने की दवाई देते हैं। HRZE चारों दवाइयाँ देते हैं और 3 खुराक लेना होता है। 3 खुराक कब कब, 1 हफ्ते में 3 खुराक। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसको जब अगर कंटिन्यूस फेज करते हैं, मतलब इसके बाद जो होता है तो ये 4 महीने की दवाई होती है और सिर्फ H और R ही देते हैं। ठीक है, और फिर ये भी हफ्ते में 3 बार लेना होता है। तो ये अगर टोटल इसका करें तो ये हो जाता है 6 मंथ की दवाई। और अगर फिर कैटेगरी ब्लू की बात करें तो कैटेगरी ब्लू में पहले 2 मंथ की दवाई दी जाती है जिसमें कि HRZE और S तीनों दिया जाता है, और फिर ये 3 हफ्ते में 3 खुराक लेनी होती है दवाई। उसके बाद फिर 1 महीने की दवाई दी जाती है जिसमें कि सिर्फ HRZE दिया जाता है और ये भी 3 हफ्ते में 3 बार लेना होता है दवाई। और उसके बाद फिर 5 महीने की दवाई दी जाती है जिसमें कि सिर्फ HRE दिया जाता है और ये 3 बार लेना होता है हफ्ते में। ठीक है, तो ये अगर इसका टोटल देखें हम लोग तो यहाँ पे 2 महीने 3 महीने, ये 2 ये 3 हो गया और यहाँ 5, तो टोटल ये जो दवाई हो जाती है ये 8 मंथ की हो जाती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कैटेगरी ग्रीन की तो कैटेगरी ग्रीन में HRZ दवाई दी जाती है जो कि 2 महीने की होती है और ये भी हफ्ते में 3 बार लेनी होती है। फिर इसके बाद फिर 4 महीने की दवाई HRE दी जाती है और ये हफ्ते में 3 बार लेनी होती है। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 महीने का। तो कैटेगरी रेड में 6 महीने की दवाई होती है, कैटेगरी ब्लू में 8 महीने की इलाज होता है और कैटेगरी 3 में जो है ये होता है 6 महीने का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मैंने बहुत इजी और सिंपल वे में समझाने का कोशिश किया है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखें, यानी तो वीडियो में कमेंट करें तो मैं इसको फिर से कोई शॉर्ट बना के समझा दूंगा। फिर अगर हम बात करें दवाइयों की, तो दवाइयों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे ये दवाइयाँ हैं कौन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटॉल। ये जो दवाइयाँ हैं इनमें से दवाइयों के कौन कौन किस तरह के होते हैं और ये कहाँ कहाँ काम करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। जो आइसोनियाजाइड होता है ये साइडल होता है। साइडल मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं टीबी के उसको ये मार देता है। साइडल मतलब मारने वाला।
तो ये भी साइडल होता है, ये भी मार देता है। पायराजिनामाइड भी साइडल होता है, ये भी मार देता है। पर जो इथाम्बुटोल होता है ये स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब कि उसकी ग्रोथ को रोकता है, जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रोक देगा। तो ये काम होता है इथाम्बुटोल का, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर ये देखें तो आई और ई का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल। जो सेल है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, तो ये दोनों जगह काम करता है, मतलब सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। ये भी सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करेगा। पर ये जो पायराजिनामाइड है ये सिर्फ इनसाइड काम करेगा, ठीक है। इंट्रा मतलब कि इंट्रा सेलुलर काम करता है। तो इंट्रा सेलुलर मतलब कि ये सिर्फ सेल के अंदर ही जाके काम करेगा। और ये जो है इथाम्बुटोल ये सिर्फ सेल के बाहर ही काम करेगा। कोई अगर सेल है, ठीक है, तो इसके बाहर और अंदर दोनों जगह काम करेगा ये दोनों। पर ये पायराजिनामाइड ये सिर्फ सेल के अंदर काम करेगा और ये सिर्फ सेल के बाहर काम करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन सी दवाई कौन कौन से जगह पे असर करती है, तो ये जो असर करती है ये मतलब इसका जो साइड इफेक्ट होता है ये कहाँ पे इसका दिखता है, ये होता है यहाँ पे इसके लीवर पे दिखता है। लीवर पे असर करता है, ये भी लीवर पे असर करता है, ये भी लीवर पे असर करता है। और जो इथाम्बुटोल है वो किडनी पे असर करता है। और ये इसका जो साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें क्या क्या होता है, तो इसका होता है INH मतलब कि ये आयरन की कमी करता है जिससे कि एनीमिया हो जाता है। एन से न्यूरोपैथी से रिलेटेड साइड इफेक्ट करेगा और एस से हेपेटाइटिस, यानी लीवर पे इफेक्ट कर रहा है तो हेपेटाइटिस। फिर जो इसकी बात करें यहाँ पे कौन सी दवाई है, इसकी बात करें अगर रिफाम्पिसिन की, जो रिफाम्पिसिन है इसका अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो ये रेड या ऑरेंज यूरिन का कलर करता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो आइसोनियाजाइड है उसको INH के नाम से भी जानते हैं। तो वो INH से ही इसका हम सिम्टम यहाँ पे देख सकते हैं कि INH से सिम्टम है। आयरन की कमी होगा तो एनीमिया, एन से न्यूरोपैथी, एच से हेपेटाइटिस। आर से है रिफाम्पिसिन, तो आर से ये रेड या ऑरेंज कलर की यूरिन कर देगा या फिर फ्लू लाइक सिम्टम भी ये ला देता है। और अगर हम बात करें आइसोनियाजाइड तो आई से होता है यानी कि इंक्रीज जो है यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड है बॉडी में उसका लेवल को बढ़ा देता है। और ये मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक होता है, मतलब कि ये लीवर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये हो गया। फिर ई से हो जाता है इथाम्बुटोल और ई से इसका असर दिखता है आई पे। आई पे क्या असर दिखेगा कि इसका जो रेड और ग्रीन कलर का ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो वो यानी कि जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो वो कॉज करता है ये। तो ये हो गया हमारा खत्म। और आई होप कि आपको ये डॉट्स जो है ये अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो आप लोग जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। और आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये इंस्टाग्राम का हैंडल भी यही है। और यूजर अगर आप ये सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको चैनल दिख जाएगा इंस्टाग्राम पे पेज, तो वहाँ पे उसको भी आप वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और चैनल का नाम भी यही है। यूट्यूब पे इसको सर्च करेंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। तो बाकी आप लोगों का इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में जल्दी ही।